हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मार्गदर्शन आर के क्लासेस के क्लास 8 के साइंस के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बेसिक टर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ आगे के टर्म्स के स्टडी किया। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फार्मिंग का जो स्टेप्स लिया जाता है वो सारे के सारे, मतलब एक फसल को उगाने में किस तरीके से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो उस स्टेप्स को जो पिछले पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में जो छोड़ा हुआ था, उसको आज पार्ट 2 में समाप्त करेंगे। सो बिना देर के हुए चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पिछले सेक्शन में अगर बात करें तो हम लोगों ने वहां पे देखा था क्या कि किस तरीके से एक किसान आपके फसल को उगाने से लेकर के काटने तक के प्रोसेस में क्या क्या करता है, इन शॉर्ट हम लोगों ने देखा था। अब उस चीज़ को डिटेल वाइज यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे चीज़ को समझा सके और आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, एक चीज़ है कि अगर मैं कभी बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आपके रिलेटिव्स कोई है तो इस चीज़ को उन तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपके एक टच से, एक क्लिक से उन लोग का भला हो सकता है और उसका पुण्य आपको मिल सकता है। जो वंचित है उनको उससे हटाइए, उसका वंचितता को हटाइए और उससे उनको भर दीजिए। कुछ करना नहीं है, बस इसको क्या कर देना, फैला देना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोसेस जो हम लोगों ने देखा था वहां पे वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है वो चीज़ की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना है सर। क्या किया जाएगा, गेस कीजिए। सपोज कीजिए ये आपका फील्ड है, ये आपका क्या है, फील्ड है। अब इस फील्ड को तैयार करना है। हम लोगों ने देख लिया था कि फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है। लैंड का वो पार्ट जहाँ पे किसी फसल को उगाया जाता है उसको बोलते हैं आपका फील्ड। अब इसको हम लोग को तैयार करना है, यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ सो करना है, बोना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसके मिट्टी को इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ऐसा कंडीशंस मिट्टी को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो फसल उगाया जाए वो अच्छा से ग्रो कर सके। तो पहले तो मिट्टी क्या होता है, कड़ा होता है। तो कड़ा होता है तो इसको लूज करने के लिए क्या करेंगे, दो प्रोसेस करते हैं। एक प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, इसको प्लाविंग करते हैं। प्लाविंग या फिर इसको बोलते हैं आप लोग टिलिंग, जुताई। अब मिट्टी को जुताई जब करेंगे तो होगा क्या, मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाएगा तो एक चीज और देखेंगे कि वहां पे जो मिट्टी होता है जो इस तरीके से होता है वो इस तरीके से हो जाता है, मतलब टर्निंग हो जाता है, टर्न हो जाता है। मतलब प्लाविंग प्लस प्लाविंग में दो प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक लूजनिंग और एक होता है टर्निंग। टर्निंग करने का मतलब उलट जाना, बस बात समझ लीजिए। टर्निंग का मतलब क्या होता है, एक होता है लूजनिंग और एक होता है टर्निंग। टर्निंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी जो इस तरीके से था वो इस तरीके से हो जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं, जो नीचे वाले पार्ट्स थे वो ऊपर आ जाएंगे तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिल सकेगा। नीचे जितना मिलता था उससे ज़्यादा ऊपर मिलेगा, तो दोनों का फायदा हो गया। लूजनिंग, अब इसको किया कैसे जाता है, लूजनिंग की बात करेंगे हम लोग, लेकिन ऐसे पहले एक चीज बात करते हैं किया कैसे जाता है। तो इसके लिए आपके पास इंप्लीमेंट्स होने चाहिए। कुछ इंप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उस टूल्स की मदद से करते हैं। जैसे क्या होता था, पहले के ज़माने में हल होता था, लेकिन आजकल सीड ड्रिल होता है। उस सीड ड्रिल की मदद से क्या होता है, वो चीज़ को प्लाविंग किया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वो आसानी से कम टाइम में वो पूरा का पूरा खेत को क्या कर देता है, जुताई हो जाता है। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके ऊपर वाले सरफेस वाला जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और मिट्टी पहले जो कड़ा था अब थोड़ा सा नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने से क्या होता है, जरा देखिए, सॉफ्ट होने से क्या होगा, उसके अंदर आसानी से
आप कोई भी चीज़ को शो कर सकते हैं। ऊपर ऐसे अगर कर देते तो वो चीज़ टिक नहीं पाता, हवा का झोंका आता है, उसके रूट्स अच्छे से जकड़ नहीं पाते और जिसकी वजह से हवा का झोंका आता है वो प्लांट्स गिर जाता है। तो दो प्रोसेस इसमें आता है, प्रिपरेशन में आपका दो प्रोसेस आता है, कौन? प्लाविंग और टिलिंग। इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है, एक तो होता है आपका लूजनिंग ऑफ सॉइल और एक होता है टर्निंग ऑफ सॉइल। टर्निंग ऑफ सॉइल का फायदा क्या है? ये चीज मेक्स द अंडर सॉइल टू ब्रीथ। जो नीचे वाला जो सॉइल होता है वो भी क्या कर लेता है? सांस ले लेता है। अब सर आप लूजनिंग ऑफ सॉइल के बारे में काहे नहीं बताए? तो लूजनिंग ऑफ सॉइल के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे डिटेल से। टर्निंग ऑफ सॉइल का मतलब आप समझ गए हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे की तरफ चला जाता है। और लूजनिंग ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल का फायदा क्या है, किस तरीके से? लूजनिंग ऑफ सॉइल, देखिए पहले चीज हमारे पास आ जाता है, हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को, इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए समझने में। लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल का क्या होता है? पहली चीज क्या होता है इसका फायदा? अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। जो आपके जो फसल आप लगा रहे हैं, जो आप फसल लगा रहे हैं उसके जो रूट्स है जब तक नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, जैसे ये फील्ड है, अब पहली चीज कह रहा है कि अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ। जो आप प्लांट्स लगाए हैं, इसमें जो प्लांट्स लगाए हैं, जब ये चीज कड़ा रहेगा तो यहाँ पे एयर आसानी से नहीं जा पाएगा। जब मिट्टी कड़ा रहेगा तो आसानी से नहीं जा पाएगा। लेकिन यही चीज मिट्टी जब नरम हो जाती है, जब सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाता है, तो होता क्या है? वहां पे आसानी से उसके दो पार्टिकल्स के बीच के, सॉइल के दो पार्टिकल्स के बीच से एयर क्या हो जाता है? अंदर की तरफ चला जाता है और रूट्स उस एयर को ले लेता है। मतलब रूट्स उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सांस ले लेता है। तो ये चीज है आपका लूजनिंग का एक फायदा। दूसरी चीज, अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि जो रूट्स होता है प्लांट्स, अगर कोई भी पौधा ले लीजिए, प्लांट्स का जो रूट्स होता है, अगर ये चीज लूज ना हो, सपोज कीजिए बहुत कड़ा है, ऊपर वाला सरफेस क्या है? कड़ा है, तो क्या ऊपर से ये चीज, इसमें रूट्स आपका अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो अगर यही चीज लूजनिंग का क्या फायदा है? जब ये चीज पार्टिकल्स, इसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका टूट जाता है, तो होता क्या है? ये जो आपका इसका रूट्स है अंदर की तरफ आसानी से आता है, गहरा। जब ये चीज लूज नहीं था, जब कड़ा था, तो इसका जब ऊपर रहेगा तो होगा क्या? कोई भी हवा का झोंका आएगा, मतलब ऊपर एक ये लूज वाला है और ये कड़ा वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रूट्स इतना ही तक है, तो ये चीज क्या हो सकता है? हवा का झोंका आए तो हो सकता है ये आसानी से गिर जाए, ये आसानी से क्या हो जाए? गिर जाए। मतलब ये जो प्लांट ऐसे था, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा, उखड़ जाएगा। लेकिन जिसका रूट्स नीचे तक गया है, बहुत नीचे तक गया है, ये अपने आप को एडवर्स सिचुएशन में अगर तेजी से हवा भी आए तो अपने आप को बचा सकता है। वही लिखा मैंने, अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। तीसरी फायदा क्या है हमारे पास? तीसरी फायदा हमारे पास क्या है? तीसरी फायदा बहुत ही खास है। अगर मिट्टी को लूज नहीं कीजिएगा
तो आप कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो फर्टिलाइजर्स ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा और मिट्टी के पार्टिकल के साथ सॉइल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो जाएगा। मतलब allows the fertilizers or manures to mix with the soil particles uniformly. यूनिफॉर्मली मतलब सॉइल के पार्टिकल के साथ क्या हो सकता है, वो आसानी से बहुत अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो सकता है। मतलब अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो बीच में आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ सकता है ये चीज़, तो जिसकी वजह से पूरी तरीके से, लेकिन अगर यही चीज़ एक पार्टिकल है तो इस पे अंदर वाले पार्टिकल्स की तरफ नहीं आ सकता है। मतलब कि जो भी आप खाद या फिर कोई उर्वरक या फिर कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो वो चीज़ क्यों करते हैं, ताकि फसल वहाँ पे अच्छे से उपजे। अब अगर आपने लूजनिंग नहीं की है तो इससे वंचित रह जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से बिखर नहीं पाएगा आपका फर्टिलाइजर्स। ऐसा तो है नहीं कि फर्टिलाइजर्स का एक लेयर बिछा देंगे उसके ऊपर, तो नुकसान होगा प्लांट्स का। अब इसके बाद और चीज़ क्या इसका यूज़ है, जरा देखिए, इसका एक और है, वो क्या है, वो है आपका ये कि आप देखे होंगे मिट्टी में बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। क्या, बैक्टीरियाज हो गया, फंगी हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं ये चीज़, अर्थवर्म हो गया, ये सारे चीज़ ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसका उपचार कर देता है, इसका ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। कैसे, जब आप खाद डालते हैं या फिर कोई भी दवाई डालते हैं तो वो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर तक जाता है, तो उसकी वजह से उसको क्या करता है, उसको मार देता है, और मार देता है तो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया आपका जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, तो वो बैक्टीरिया नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसी सेंस में जो अर्थवर्म होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो अर्थवर्म आसानी से अंदर इंटर कर सकते हैं। लूज सॉइल है तो आसानी से इंटर कर सकते हैं। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है वो आसानी से लूज सॉइल में आपका इंटर कर सकता है, लेकिन हार्ड सॉइल में या फिर आपका कड़ा सॉइल में आपका ये चीज़ इंटर नहीं कर सकते हैं। मतलब अलाउ एड्स द ग्रोथ ऑफ organisms like क्या, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंगी, etc। तो ये चीज़ हमारा क्या था, लूजनिंग ऑफ सॉइल का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है आपका, हमने मिट्टी को वो चीज़ कर लिया, अब हमारे पास क्या आएगा, तो दूसरा हमारे जो पॉइंट्स है आपका बीज को बोना है, बीज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स कैसे होगा सिलेक्शन, अगर कोई भी फसल आप बोने जा रहे हैं, कोई भी फसल आप बोने जा रहे हैं, मिट्टी को तैयार हुआ है, चलिए मान लेते हैं, अगर कोई भी फसल आप बोने जा रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ को देखा जाता है कि वहाँ पे जो फसल का बीज जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सीड क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए,
डिजीज फ्री कहिए या फिर इन्फेक्शन फ्री। इन्फेक्शन फ्री मतलब ये चीज कंडीशंस आपको क्या चाहिए, चाहिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी नहीं चाहिए हमें, गुड क्वालिटी चाहिए, अच्छा क्वालिटी, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए वहां पे इंक्रीज हो जाए। तो ये सारे के सारे चीज चाहिए क्या आपको एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। मतलब सीड शुड भी, यहां पे लिख सकते हैं सीड्स शुड बी of good quality, healthy, viable and of infection free। इन्फेक्शन फ्री लिखो या फिर डिजीज फ्री, बात वही चीज है, इन्फेक्शन फ्री। ये चीज़ होना चाहिए सारे के सारे चीज़। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो सही नहीं होगा। और गांव में देखे होंगे कि इस चीज़ को क्या होता है कि एक बड़े से बर्तन में लेकर के और उसको क्या कहता है, पानी डाल करके उसको उसमें डाला जाता है और उससे चेक किया जाता है कि वो चीज़ जो ऊपर सीड्स आ जाता है उसको हटा देते हैं, जो नीचे रहता है इसका मतलब वो हेल्दी है और उसको रख लिया जाता है। लेकिन अब दो प्रोसेस हो चुके हैं, मार्केट से डायरेक्ट खरीद लेते हैं हम लोग, या फिर पिछले वाला जो अच्छा सा प्रोडक्शन दिया है, जहाँ से जिस खेत का जिस फील्ड से आपका फसल अच्छा आया है उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दो चॉइसेस होते हैं आपके पास, या तो मार्केट से खरीद लीजिए हेल्दी सीड्स जो कि पहले से ये सेलेक्टेड रहते हैं, या फिर आप घर में जो ये चीज़ होता है उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये चीज़ सिलेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन करने के बाद क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ सिलेक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा आपका। अब चलिए अब सीड को बोना है, सीड को बो लेते हैं, बोले सीड को सो करें। चलिए सोइंग ऑफ सीड कैसे हो सकता है, बीज को बोया जा सकता है आपके बाई सोइंग ऑफ सीड कैन बी मेड, कैन बी डन आइदर बाई broadcasting or by using seed drills। या तो आपके ब्रॉडकास्टिंग से किया जा सकता है, मतलब सीड को कैसे सो कीजिएगा, मैनुअली कीजिएगा या फिर मैनुअल मतलब हाथ से। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग मैं आपको बता देता हूं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है इसे प्रसारण, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर द सरफेस ऑफ लैंड बाय हैंड। हाथ की मदद से अगर बीजों का छिड़काव करते हैं जमीन पे, फील्ड में, तो इसको बोलते हैं, आप यहाँ पे फील्ड लिख सकते हैं, तो इसको वहां पे क्या बोलते हैं, और सरफेस ऑफ सॉइल लिखिए यहाँ पे, सॉरी, तो इसको बोलते हैं क्या आपका ब्रॉडकास्टिंग। मतलब ब्रॉडकास्टिंग क्या से किया जाएगा, हाथ से। ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को सीड को बो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपका, सीड ड्रिल, जो मार्केट में सीड ड्रिल आता है उस सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं आपके बोने के। अब क्या होगा यहाँ पे, हमने बो दिया, अब क्या होगा यहाँ पे, तीसरा चीज आता है एडिशन ऑफ मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स। तीसरा हमारे पास यही आता है, एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
एंड नहीं लिखते हैं, चलिए ये सीड को बो दिया हमने पिछले अभी थोड़े देर में। सीड को जब बो दिया तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब एडिशन करेंगे न्यूट्रिएंट्स का, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का एडिशन करेंगे। कहने का मतलब कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में होता है पोषक तत्व जो उसको ग्रो करने में मदद करे। और वो जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको कहाँ से मिलते हैं, आपके सॉइल से। और सॉइल आपको पता है कि दिन प्रतिदिन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है। तो उस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स या मैन्योर जो आपको होता है, ये चीज़ क्या होता है, उसके फर्टिलिटी को सॉइल में जब ऐड हो जाता है तो उसमें जो आपका न्यूट्रिएंट्स की लैकनेस हो रही है, कमी हो रही है, उस चीज़ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका फसल का जो है प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जो जरूरत थी वो घट रहा है और वो चीज़ मिल गया तो वो चीज़ बढ़ जाएगा ना, वो चीज़। प्लांट्स आपका न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, फ्रॉम सॉइल। अब क्या होता है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेता है आपका सॉइल से। सॉइल से जब लेता है तो होता क्या है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को क्या करने के लिए, प्लांट्स को देने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है, करना पड़ता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है सॉइल में। मतलब यहां पे लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड in the soil by adding manures and fertilizers। इन दोनों के मदद से क्या किया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को डालने की कोशिश की जाती है जो जरूरत है उसको ग्रो करने के लिए। अब ये जो जब डालते हैं तो होता क्या है, अब दो तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक नेचुरल तरीके से और एक आपका मैन्योर्स उसके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आप डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डालने का तरीका दो हो सकता है, एक नेचुरल तरीके से और एक आर्टिफिशियल तरीके से। मतलब एक आपका नेचुरल तरीके से और एक है आपका फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को डाल दीजिए। और नेचुरल तरीका क्या है, नेचुरल तरीके की तरफ बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी एडेड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स कैन बी एडेड either by using natural methods or by adding fertilizers and manures। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करके या फिर आपका नेचुरल मेथड से किया जा सकता है। सर नेचुरल मेथड हमें नहीं पता है, चलिए लीजिए नेचुरल मेथड। हो गया ना नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है, दो नेचुरल मेथड, दो प्रोसेस होते हैं। पहला चीज आपका जो होता है प्राकृतिक तरीका, पहला होता है आपका क्या, फील्ड फैलो। दूसरा जो होता है आपका
क्रॉप रोटेशन। पहला है आपका फील्ड फैलो और दूसरा आपका क्रॉप रोटेशन। फील्ड फैलो क्या होता है? फील्ड माने मैदान जानते हैं, और ये फैलो मीन्स होता है परती। अब तो समझ में आ रहा होगा, या फिर खाली। अब इसमें क्या होता है जरा देखिए। हमें क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स को गेन करना है। न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है? गेन करना है। न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, जब एक फसल उगा लेते हैं तो दूसरा फसल उगाने वाले होते हैं। मतलब एक फसल और ये दूसरा फसल, मतलब उगाने के बीच में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। मतलब खेतों को क्या कर देते हैं? एम्प्टी छोड़ देते हैं। मतलब क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक फसल उगा लिए, तो उसके बाद दूसरा फसल उगाते हैं बेशक, तो दूसरा फसल ना उगा करके कुछ समय के लिए क्या कर दे? खाली छोड़ दें। खाली छोड़ेंगे तो होगा क्या? आपका नेचुरल चीज़ों से, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस या फिर उसके अंदर जो भी आपका चीज़ है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। कुछ मात्रा में वो चीज़ क्या हो जाएगा? आ जाएगा। मतलब क्या हो सकता है आपका ये फील्ड फैलो में आप क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं द मेथड ऑफ लिविंग the crop field without cultivating any crops to replenish। क्या रिप्लेनिश करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कह रहे हैं कि क्या होता है, ये फील्ड फैलो क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है? खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। खेतों को क्या किया जाता है? मैदान को क्या किया जाता है? खाली छोड़ दिया जाता है, बिना किसी क्रॉप्स को उगाए हुए, ताकि वो क्या कर सके? रिप्लेनिश कर सके, वापसी कर सके न्यूट्रिएंट्स की। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की वापसी हो जाए, इसके लिए क्या कहता है? खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं? फील्ड फैलो। इसमें आपको कोई पैसा वैसा लगने वाला की जरूरत नहीं है, कोई आपका ये लॉस नहीं होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कहने का मतलब कि एक ही ग्रोइंग सीजन में जब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं तो उसका अल्टरनेटिवली यूज करना। जैसे आप एक बार वो चीज़ चना यूज किए कि ये क्या बोलते हैं, आपका एक फसल धान यूज करते, धान का ग्रो करते हैं, पैडी का ग्रोथ करते हैं, तो दूसरी क्या कीजिए? किसी और चीज़ का कीजिए, और फिर उसके बाद फिर वही चीज़ यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपका क्रॉप का अदला बदली होना चाहिए। मतलब क्रॉप रोटेशन में क्या लिख सकते हैं आप? क्रॉप रोटेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख सकते हैं द मेथड ऑफ, या फिर दूसरे तरीके से लिखते हैं द ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops alternatively in the same growing season on the same land to किस लिए? ये चीज मतलब क्या रहा है पे? क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स अगर ग्रो कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एक ही ग्रोइंग सीजन में,
एक ही सीजन में आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो आप 2 या 2 से जो ग्रो कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ नहीं, सपोज कीजिए आपका ये 3 क्रॉप्स है, तीन हमारे पास क्रॉप्स है, A B C। तो कह रहा है कि जब आप एक ही सीजन में तीनों को यूज कर रहे, ये ग्रो कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर ये इस फसल को यूज कीजिए, इसको कटने के बाद फिर यही चीज ये चीज कीजिए, फिर इसके कटने के बाद यही चीज, मतलब सेम फसल को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बार बार रिपीट करने से होगा कि आपका ये भूमि की जो होती है, आपका जो लैंड का होता है, फर्टिलिटी क्या होता है, लॉस हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज होता है आपका सेम क्रॉप्स आप अगर यूज करते हैं तो कहना क्या चाहता है क्रॉप अल्टरनेटिव, क्रॉप रोटेशन कह रहा है कि अगर आप एक फसल ये यूज किए हैं, एक बार उगा दिए, तो अब जब ये कट रहा है तो अब ये यूज कीजिए, या फिर आपका ये यूज कीजिए, अब फिर ये चीज कटा है तो फिर अब ये यूज कर सकते हैं, ये ए यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप देखिए एक के बाद दूसरा, मतलब जो अभी मान लीजिए गेहूं वाला देखते हैं, गेहूं का उपज होता है, उसके बाद क्या कीजिए, आप गेहूं मत यूज कीजिए, उसके बाद धान का यूज कर लीजिए, आप पैडी या फिर राइस या फिर आपका क्या बोलते हैं आपका ग्राम्स यूज कीजिए, पी यूज कीजिए, मस्टर्ड यूज कीजिए, लेकिन क्रॉप का क्या होना चाहिए, अल्टरनेशन हो जाना चाहिए, फेरबदली होना चाहिए, ताकि वहां पे इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या होता है आपका, ताकि वहां से कोई भी तरह का किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स जो होता है डिप्लीट ना कर सके, सो दैट द सॉइल डू नॉट डिप्लेट्स है ना एनी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कोई भी न्यूट्रिएंट्स, पार्टिकुलर खास तरह का न्यूट्रिएंट्स आपका लॉस ना हो, इसकी वजह से आपको अल्टरनेशन करने की जरूरत है। अल्टरनेशन करने की जरूरत इसलिए है, मतलब 2 प्रोसेस नेचुरल है, एक आपका फील्ड फैलो, मतलब खाली छोड़ दीजिए, एक फसल को कटने के बाद उसको खाली छोड़ दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेनिश हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ है वो वापस आ जाएगा। दूसरी चीज आपका क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जब एक ही सीजन में एक ही जमीन पे आप 2 या 2 से ज्यादा ये फसल काटते हैं, 2 से ज्यादा फसल कहने का मतलब कि एक बार काट लिए उसके बाद फिर वो दूसरा फसल लगाए, तो हो सकता है दूसरा फसल वही लगा दे, तो सेम मत लगाइए, एक फसल काटे तो उसके बाद कोई दूसरा फसल लगाइए, वही चीज नहीं। गेहूं के बाद अगर गेहूं के बाद चावल यूज कीजिए, तो इस तरीके से वो चीज करना है प्रोसेस, ताकि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है आपका पार्टिकुलर तरह का न्यूट्रिएंट्स आपका डिप्लीट ना करे और वो चीज आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ताकि आपके क्रॉप प्रोडक्शन में आपका कोई इफेक्ट ना आए। यहां पे आता है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का यूज। तो किस तरीके से फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का यूज करते हैं, एडिशन क्या है, वो फर्टिलाइजर्स क्या है, मैन्यूर्स क्या है, इस चीज को देखते हैं। मैन्यूर्स और एक है आपका फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर्स की बात करें तो मैन्यूर्स क्या होता है, टोटली क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, नेचुरली ऑर्गेनिक होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल सबस्टांसेस। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। दूसरी चीज ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है। प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस और वो प्राकृतिक। दूसरी चीज इसमें जो होता है, ये जो होता है आपका कहाँ से पाया जाता है, तो ये हमारे घर में जो आपके कचड़े होते हैं, जैसे कि आपका
जो सब्जी के छिलके हो गए, मतलब प्लांट्स के जो अवशेष हो जाते हैं, प्लांट्स के सड़े गले पार्ट, ये बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं उससे, या फिर आपके वेस्टेज, किसको बोलते हैं, एनिमल के वेस्टेज से, एनिमल्स के गंदगी से, जैसे आपका काऊ के डंग जो होता है उससे आपका ये चीज़ बनाया जाता है। कौन? आपका मैन्यूर्स। डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट रेसिड्यू, रेसिड्यू मीन्स होता है अवशेष, एंड एनिमल वेस्टेज। ये चीज क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में, उद्योग, खाना में बनाया जाता है। तीसरी चीज जो हम लोग को देखने को मिलता है, इट इज रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस में रिच होता है, तो ये चीज होता है इट इज रिच इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहने का मतलब आपका देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, जैसे आप मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड जो होता है, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं NaCl, पोटेशियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता है, KBr। ये चीज़ आपको मिलता है कहाँ पे? इस फर्टिलाइजर्स में, जो कि इसमें नहीं होता है। बट इनऑर्गेनिक nutrients is not present। और यहाँ पे ह्यूमस नहीं होता है, मतलब इसमें एक पॉइंट्स क्या होता है, इट डू नॉट कंटेन एनी ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस होता है ह्यूमस की वजह से क्या होता है, प्लांट्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब प्लांट्स को वाटर को कैप्चर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो इसमें होता है और इसमें आपका नहीं होता है। आपका जो एक चीज़ और डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस, एक और डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या होता है ये चीज़, ये आपको आसानी से ले जाने में मुश्किल होता है, मतलब इसको ले जाने में प्रॉब्लम होती है, और इसको आसानी से कहीं पे लेके जा सकते हैं, इजी टू हैंडल है। मतलब इट इज क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट बल्की एंड easy to handle। It is not easy to, it is not bulky and easy to handle, HANDLE होता है, लेकिन यहाँ पे it is quite bulky and ये क्या होता है, क्वाइट बल्कि होता है और डिफिकल्ट होता है। ट्रांसफर करने में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपका डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ आपका रहा दोनों के बीच का डिफरेंस। जो दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वो चीज़ आप, फर्टिलाइजर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है और ये मैन्यूर्स क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। दोनों में से सबसे ज़्यादा नुकसान थोड़ा सा अगर करता है तो ये करता है, ये नुकसान नहीं करता। हाँ, इसको ले जाने में कहीं पे प्रॉब्लम होती है और इसको ले जाने में आसानी होती है। इसमें आपका इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं होता है, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इसमें आपका ह्यूमस होता है जिसकी वजह से वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बनी रहती है मिट्टी में, और इसमें आपका ह्यूमस नहीं होती है। मतलब प्लांट इस कंडीशन में आपका ज़्यादा दिन तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर। लेकिन इस कंडीशन में अगर ये रहा तो आपका जल्दी जल्दी उसको पटाना पड़ेगा, जल्दी क्या करना पड़ेगा, इरिगेट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपका प्लांट के रेसिड्यू, प्लांट के अवशेष से या फिर आपके जानवरों के
प्लांट के अवशेष और जानवरों को क्या वेस्टेज से बनता है, और ये चीज़ आपको केमिकल से बनता है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में ह्यूमंस के द्वारा। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये लेकिन ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सो ये ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब किसी चीज़ को अगर जलाइएगा तो वहाँ से अगर कार्बन निकलता है तो उसको उस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, और जिससे नहीं निकलता है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ये सारा का सारा चीज़ टर्म समझ में आ गया होगा। अभी कुछ और टर्म्स बाकी है, अभी और कुछ स्टेप्स बाकी है, उन सारे चीज़ को स्टडी करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर।